I sincerely want to say that fake news is a threat to our democracy today. और हमें सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ पर AI जनरेटेड डीप फेक पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके एक तरीके से कई ऐसे इकोसिस्टम बन गए जो कि भारत के संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते, उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की और कड़े नियम बनाने की वाकई बहुत सख्त ज़रूरत है। माननीय अध्यक्ष जी, सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ के बारे में जो विषय माननीय सांसद जी ने उठाया है वो वाकई एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। I sincerely want to say that fake news is a threat to our democracy today. और हमें सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ पर AI जनरेटेड डीप फेक पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके एक तरीके से कई ऐसे इकोसिस्टम बन गए जो कि भारत के संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते, बहुत तरह से इस पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून को भी पालन नहीं करना चाहते, उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की और कड़े नियम बनाने की वाकई बहुत सख्त ज़रूरत है। हाल ही में कुछ नए रूल्स भी बनाए गए हैं। विदिन 36 आवर्स टेक डाउन करने की एक नए रूल अभी हाल ही में बनाया गया है। AI जनरेटेड डीप फेक्स को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर एक्शन लेने का भी नया रूल ड्राफ्ट पब्लिश किया गया है। कंसल्टेशन इज़ करेंटली गोइंग ऑन। पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी बहुत अच्छा काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री निशिकांत दुबे जी को और कमेटी के सभी सदस्यों को। उन्होंने बहुत अच्छा डिटेल्ड रिपोर्ट कल ही सदन में रखी है जिसके अंदर कई अच्छे प्रस्ताव आए हैं, कानून को किस किस पॉइंट पे कड़ा किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, अल्टीमेटली फेक न्यूज़, सोशल मीडिया, इसमें दिस इज़ अ वेरी फाइन डेलिकेट बैलेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रोटेक्टिंग आवर डेमोक्रेसी, और इस फाइन बैलेंस को लेकर सरकार चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश में जो एक नई क्रांति लाई है, जो डेमोक्रेटाइज किया टेक्नोलॉजी को, उसके अच्छे प्रभाव भी हमें अपने संज्ञान में लेने चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म भी देता है सभी को। इन सब पॉइंट्स को विचार करके इंस्टीट्यूशंस, हमारे समाज में जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को कैसे स्ट्रेंथन करें, उसी पर सरकार काम कर रही है। राजेश रंजन जी। सर अध्यक्ष जी, जब कोई भी फोटो या कोई भी चीज़ धर्म मजहब की, जैसे मणिपुर की घटना है, सोशल मीडिया ने प्रमुखता से इसको निभाया है और समाज में तनाव पैदा किया। कोई भी फोटो अपलोड करने के पहले, जैसे AI में टाटा या बड़े बिजनेस में, ये प्रश्नकाल पूछो, प्रश्न पूछो आप। मैं वही कह रहा हूं अध्यक्ष जी कि जो लगातार मैं उसी बात, जैसे सट्टेबाजी की, महादेव ऐप जैसे मामले में बड़े स्टार्स और इन्फ्लुएंसर के युवा गैमलिंग सिखाया, कारण कर्ज में डूबे युवाओं को 18% आत्महत्या की वृद्धि हुई है। मेरा अध्यक्ष जी इससे कोई कंसर्न नहीं है। देश के युवा, आने वाला जो युवा है और जो सामाजिक और पारिवारिक स्थिति है, उसमें समाज में तनाव बढ़ता जा रहा है। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि हम किसी भी चीज़ों को जब किसी भी चीज़ों पर अपलोड करते हैं और बाद में वो न्यूज़ चैनल उसको उठा करके जिस तरीके से गलत तरीके से समाज में भ्रम को पैदा करता है, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, उसकी कोई सत्यापन नहीं होता है। अच्छा, उसको डालने के पहले किसी से परमिशन लेना चाहिए कि नहीं, ये होगा कि नहीं, तो इस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। कठोर कार्रवाई हो, ये मेरा रिक्वेस्ट है। कठोर कानून बने और किसी भी तरह के गलत वीडियोस को डालने के पहले उसके बारे में जरूर कोई कानून। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी ने जिस तरह से ऑनलाइन बेटिंग की बात की, मैं आपके माध्यम से सदन को एकदम स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना कड़ा कानून बनाया है ऑनलाइन मनी गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए, और उसके कारण देश में करोड़ों परिवारों को उसका बेनिफिट मिला है। जिस तरह से एक कैंसर की तरह ऑनलाइन मनी गेमिंग का प्रचार हो गया था, सब तरफ
एक प्रसार हो गया था उसका, और स्प्रेड होने के बाद समाज में एक बड़ी विकृति आ गई थी, उसके ऊपर कड़ा कानून बनाया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसी भी कड़े से कड़े स्टेप को लेने से पीछे नहीं हटती है। श्री सीपी जोशी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री महोदय से 5G को लेकर जो आपने बहुत स्पष्टीकरण पूरे राजस्थान और संसदीय क्षेत्र से संबंधित दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि जहां सुदूर क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या थी, वहां हज़ारों सैकड़ों की संख्या में टावर लगे हैं। मेरा आपके माध्यम से प्रश्न है कि जिन 5G स्पेक्ट्रम कंपनियों ने काम शुरू किया है, उनसे पहले जो अनकवर्ड एरिया है वहाँ बुनियादी नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए सरकार इस बारे में कोई विचार कर रही है क्या? और यदि हाँ, तो इसके लिए जिन क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं है 2G और 3G, वहाँ इसके लिए क्या विशेष समय सीमा डेडलाइन तय की है क्या? ये मेरा आपके माननीय अध्यक्ष जी, वैसे ये प्रश्न फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया से संबंधित है, लेकिन मैं माननीय सांसद जी को मेरे साथ तो फिर माननीय संचार मंत्री जी इसका जवाब दें। ओके, श्री मणिकम टेगोर संक्षिप्त में, क्योंकि इसमें 25 से ज़्यादा मान्य सदस्यों के सप्लीमेंट्री आए हैं। कभी व्यवस्था से आप लगाइए, बहुत गंभीर विषय है, देश की युवाओं का चिंता का विषय, और सारी संसद इस पर चिंता व्यक्त कर रही है। सरकार भी इस पर पॉलिसी ला रही है, कमेटी ने, संसदीय कमेटी ने भी रिकमेंडेशन की है। बैठकर वापस चर्चा करेंगे इस विषय पर व्यापक। Thank you, sir. Honorable Minister listed the rules and mechanisms, but the reply has given zero data. Can the Minister confirm whether the government has taken even a single punitive action against the major news channels or the influential social media accounts spreading fake news about the opposition leaders' former movements in the past 2 years? If yes, kindly name the cases. If not, why does the government selectively target only the criticism of the union government under the so-called fact-check unit? Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, the government as well as the Press Council of India, both of them have been very actively looking at any complaint which comes against any TV channel or any newspaper. This is something which is very important for protecting our democracy. We must always be aware that anything which is sold in the name of freedom of speech, but it is a fake news or a fake narrative, must be actively countered, and this is the responsibility of the central government as well as the state governments and the civil society also. We must collectively work towards making sure that the trust in our society is maintained and that is further strengthened, and for that, as far as the central government and its institutions are concerned, we will continue to take any action which is required for curbing the fake news. Question number 44, Shri C.N. Annadurai. Shri G. Selvam. Question number 44. माननीय मंत्री महोदय। Sir, a statement is laid on the table of the House. Honorable member. Thank you, sir. Sir, well, the ministry has started the 5G services have been launched across all districts. Large packets of rural Kanchipuram still report weak or no 5G signal, especially the blocks of Uttaramerur, Valajapat and Achirapakam, affecting student, small business and service delivery. May I request the Honourable Ministers to specify whether the government will prioritize the underserved rural clusters of Kanchipuram for additional 5G BTS installation under any ongoing or upcoming schemes, and the timeline for the ensuring full rural coverage in the district. Sir, today if you look at the 5G, more than 99% of the districts, that is 777 districts out of 778, have 5G coverage.
The 5G coverage today, out of 1.2 billion people, 120 crore people, 36 crore people have 5G handsets and are using 5G services. Sir, the issue of the 5G coverage in rural villages is not just about the 5G towers or BTS. It is about the handset latching on to the 5G. When it comes to their own districts, today we have 37,000 5G BTS are in Tamil Nadu. In their own two villages, Tiruvannamalai and Kanchipuram, we have 224 and 231 villages with 5G BTS. This is on par with the average of the rest of the India, sir. Thank you. But in addition to that, government has done an exceptional work to accelerate the 5G services, sir, by enabling TSPs, reducing their bank guarantees, removing the spectrum usage charges. Therefore, they can invest a lot more money in additional BTS and accelerating the services, sir. And this is a continuous process. Thank you. Lao Sri Krishna. Thank you, sir, for allowing me to ask. Sir, I'm not going to ask about 5G, but actually ask about 4G. The district I come from, Palnadu, has a lot of tribal population. In mandals like Ballapalli, Veldurti, Macharla, these 3-4 mandals have a lot of ST population and a lot of PVTG habitations also. The question I have is that, yes, I appreciate the ministry for actually rolling out indigenously manufactured 4G equipment almost in 97,500 villages across the country. But in these PVTG habitations in my constituency, land has been allocated, but for such a long time, this 4G network has not been rolled out in these PVTG habitations. So I request, is there any timeline that they can give us that these PVTG locations can be given access to this 4G equipment? And if so, if there is any priority also given to this PVTG habitation, that will be great. Thank you, sir.